Hello everyone, welcome to Core Academy. This is Mehak Panjwani. In today's class, we will study about ribosomes. इसके पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, उसमें बार-बार हमने राइबोसोम्स के बारे में बात किया है, राइट? तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? मैं आपको बता दूं, राइबोसोम इसके पहले आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सुना है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सुना है, राइट? Ribosomes are protein factory of cell. They are protein फैक्ट्री ऑफ सेल, या फिर आप इसे इंजन ऑफ सेल भी बोल सकते हो. इट इज ऑल्सो रिटन एज इंजन ऑफ सेल. ये ना मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होता है. मतलब ये ऑर्गेनेल कैसे बने? मैम अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इसका सामान अंदर कैसे पड़ा रहेगा? इसका कोई सामान नहीं है जो अंदर पड़ा रहने वाला है. ये एक्चुअल में होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. अगर आपने आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो नंबर 16 आप देख लो, है ना? अगर नहीं आता है, आपको याद नहीं है, तो आप उसमें देख लीजिएगा. तो हमने आरएनए समझाया है, समझने की कोशिश करी है. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एक्चुअल में क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल्स टू राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. ये एक्चुअल में इसका ऐसे थ्रेड फिलामेंट है आरएनए का, जो प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो राइबोसोम कहलाता है. इसीलिए इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. ये सारे के सारे सेल में प्रेजेंट होगा सिवाय मैच्योर मेमिलियन आरबीसी, उसमें ये एब्सेंट होता है. डिस्कवरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय क्लॉड in 1941. ये ऑब्जर्व किया गया था, and he was the one who called them microsome. राइबोसोम नहीं बोला उसने, क्या बोला? माइक्रोसोम बोला. बाद में it was observed by Robinson and Brown. It was observed by Robinson and Brown in root cells of Vicia faba. विसिया फेबा के रूट सेल्स में ऑब्जर्व किया गया था. पलार्ड इन 1953. ये वही पलार्ड है जिन्होंने क्रिस्टी को क्रिस्टी बोला था, मतलब उन्होंने बोला इसलिए हम क्रिस्टी बोल रहे हैं. पलार्ड इन 1953 इन एनिमल सेल ऑब्जर्व देम एंड नेम्ड देम राइबोसोम. इसीलिए राइबोसोम का दूसरा नाम पलार्ड पार्टिकल्स भी है. इसे और क्या कहते हैं? पलार्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं. ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है. प्रोकैरियोट में भी मिलते हैं और यूकैरियोट में भी मिलते हैं. Okay, ribosomes are also found in prokaryote and also in eukaryote. उसके आधार पर मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ राइबोसोम. So what are the types of ribosomes? Prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosome. दोनों में क्या अंतर है देखते हैं जरा. दोनों ही प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, अच्छा ये मिलता है प्रोकैरियोट में और ये मिलता है यूकैरियोट में, है ना? ये तो आपको मालूम है. ये मेन तो डिफरेंस हो गया. इसकी दो सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट. ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. डायमेंशन वाइज देखेंगे तो 290 एंगस्ट्रम की लेंथ है दोनों के ही केस में. यहाँ पर ये 300 एंगस्ट्रम है. 290 to 300 एंगस्ट्रम भी लिखा होता है कई बार. So this is the length of the ribosome in prokaryote and eukaryote.
स्मॉलर सब यूनिट को 30S कहते हैं और लार्जर सब यूनिट को 50S कहते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है। यूकैरियोटिक वाला 80S होता है। स्मॉलर सब यूनिट 40S, लार्जर सब यूनिट 60S। जब हम लोग S लिख रहे हैं उसका क्या मतलब होता है? S stands for sedimentation coefficient और स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है जब आप सेल को सेपरेट करोगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में मिला रहे हो, है ना, मिलाना मतलब वॉशिंग मशीन जैसी मशीन होती है, उसमें आपने इतने छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में क्या कर दिया, रख दिया है अपना सेल और उसको कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो जो भारी चीजें हैं और जो मतलब डेंसिटी वाइज क्या होते हैं, ये सब लोग सेपरेट होने लगते हैं, सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं। तो जब वो सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है, सेडिमेंट होने लगते हैं अपने साइज के बेसिस पे, तो आप इसकी मदद से क्या बता सकते हो? इनडायरेक्टली इट इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। तो जब वो अलग होते हैं उसको एक कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, ये इस समय पर इतने बार रोटेट करने पर ये अलग हो गए थे या हमें सेडिमेंट होके मिल गए थे। तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम इस समय सेडिमेंट होके ऐसा कोएफिशिएंट मिलता है हमें, और यूकैरियोटिक में हमें इस तरीके से कोएफिशिएंट मिलता है। मैंने आपको बोला राइबोसोम किसके बने हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हैं। ये आरएनए कौन सा वाला आरएनए होता है? ये आरएनए होता है आर आरएनए। कौन सा आरएनए होता है? आर आरएनए। तो प्रोकैरियोट में कौन से वाले आर आरएनए मिलते हैं? इसमें 16S टाइप का आर आरएनए बनता मिलता है और करीब 21 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वही लार्जर सब यूनिट में 23S एंड 5S वाले आर आरएनए मिलते हैं और मिलती हैं संख्या में 31 प्रोटीन्स। It is about 180 to 200 angstrom in thickness, and this one is about 210 to 240 angstrom in thickness. यूकैरियोट का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है इसमें मिलता है 18S वाला आरआरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये सारी याद रखनी है आपको। 33 प्रोटीन्स होते हैं। लार्जर सब यूनिट में 45 प्रोटीन्स पाए जाते हैं और आरएनए है इसमें 28S, 5S एंड 5.8S वाला आरआरएनए। ठीक है, तो यानी कि अगर आप कंपेयर करो दोनों के बीच में, इसमें होता है 60 to 65% आरआरएनए और यहाँ पर मिलता है आपको 45% आरआरएनए और बाकी का 55% प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन ज्यादा है आरआरएनए से। वहीं प्रोकैरियोटिक वाले में 60 to 65% आरआरएनए है, तो जो बचा यानी कि अबाउट 35 to 45% इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। तो क्या चीज ज्यादा है? आरआरएनए ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटीन। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोट में सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? इसका साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोट में इसका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। They are synthesized in nucleolus. जो न्यूक्लियस का ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियोलस, उसमें ये सिंथेसिस होता है इनका। सो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 70S को 30S प्लस 50S और 80S को आप 40S प्लस 60S करके लिख सकते हो, लेकिन ये वैल्यू प्लस करने पे नहीं आती है। क्यों, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो हमने ड्रॉ बनाया है ना राइबोसोम, इसमें दिख रहा है सर्कुलर,
लेकिन प्रॉपर वो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्चुअल में राइबोसोम दिखता कैसे है? तो राइबोसोम आपको दिखता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए, दो अलग अलग ओरिएंटेशन है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नहीं है ना, मैं आपको बता रही हूँ। ये मत समझना दो अलग राइबोसोम के ड्रॉन है, ये दो अलग ओरिएंटेशन में है। जैसे कि मतलब एक ड्रॉ में आपको ऐसा वाला व्यू मिल रहा है, तो दूसरे ड्रॉ में आपको इस तरीके से व्यू मिल रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो पहले वाले ड्रॉ में आप देखो, एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है ग्रीन कलर का, तो वो इस तरीके से आपको दिखे हैं जुड़े हुए। और दूसरे पिक्चर में ये हल्का सा ऐसा व्यू आपको मिल रहा है। जैसे कि ये देखिए, स्मॉलर सब यूनिट में कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? स्मॉलर सब यूनिट में होता है हेड, क्लेफ्ट, बेस एंड प्लेटफॉर्म। और वही लार्जर सब यूनिट में कौन से हिस्से प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, रिज, वैली एंड स्टॉक, ये हिस्से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट में these are the parts present. स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट में ये पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने उसको सर्कुलर तरीके से देखा कि ये ऐसा दिख रहा है करके, बट इन रियलिटी आपको कैसा दिखेगा राइबोसोम? ये प्रॉपर ऐसा दिखाई देगा। स्मॉलर सब यूनिट के ये पार्ट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट के ये पार्ट्स होते हैं। ये ड्रॉ कॉपी कर लोगे आप। दो अलग अलग ओरिएंटेशन है। स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोट का भी ऐसा ही है, लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट का जैसा है वैसे यूकैरियोट का भी है। ठीक है, ये बात समझ लेना। राइबोसोम जब सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ राइबोसोम, तो स्मॉलर सब यूनिट ऐसे दिखता है, लार्जर इस तरीके से दिखता है। नॉर्मली इन अ सेल बोथ सब यूनिट, ये लोग साथ में मिल बांट के नहीं रहते हैं, आर प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली। ये क्या रहता है? इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट रहते हैं। बट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस करना है, क्योंकि इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस व्हेन मैग्नीशियम ion concentration is 0.001 molar, it helps both subunit to dimerize or to come together बोल सकते हो। ये देखो, स्मॉलर एंड लार्जर सबयूनिट ऐसे रहते हैं, बट प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब 0.001 मोलार होता है मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो लार्जर सबयूनिट स्मॉलर सबयूनिट जुड़ जाता है। और ये जुड़ते ऐसे अकेले नहीं है, इनके साथ एक और स्ट्रक्चर जुड़ता है, और वो स्ट्रक्चर होता है एमआरएनए का। एमआरएनए प्लस राइबोसोम्स ये बनता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। जब एमआरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है, और इस स्ट्रक्चर को पॉलीजोम
या पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, mRNA प्लस राइबोसोम। ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, if concentration is increased, so they dimerizes. Increased by 10 times, dimers are obtained. यानी कि 70s और 70s डाइमर बना देगा, 80s और 80s डाइमर बना देगा। तो ये डाइमर में किस तरीके से बनते हैं, 70s वाले का डाइमर बनता है 100s एंड 80s मिलके बनाते हैं 120s। So this is the dimer of ribosome. Polyribosome किसे कहते हैं, several ribosomes come together attached to mRNA for protein synthesis are polyribosome और polysome। इसे क्या कहते हैं, polyribosome या polysome। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, किस तरीके से काम करता है ये जेनेटिक्स में पढ़ोगे आप लोग। In a cell, ribosomes are present. We are familiar with this. Ribosomes present होते हैं, पर राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। सेल में प्रेजेंट रहते हैं तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। और अगर सेल के अलावा ऑर्गेनेल से जुड़े रहते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गेनेलर राइबोसोम। ऑर्गेनेलर राइबोसोम दो प्रकार से हो सकते हैं, इनसाइड ऑर्गेनेल और आउटसाइड ऑर्गेनेल। आउटसाइड ऑर्गेनेल किसमें प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो कई बार ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सतह पर भी मिलते हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो समटाइम्स। इनसाइड ऑर्गेनेल में आपके पास दो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या फिर प्लास्टिड लिख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट वाले को कहते हैं प्लास्टिडो राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया वाले राइबोसोम को कहते हैं माइटोराइबोसोम। प्लास्टिड क्या है, हम लोग प्लांट सेल पढ़ते समय पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म में मिलने वाला राइबोसोम फ्री रह सकता है, फ्री राइबोसोम हो सकता है। ठीक है, अब इसको क्लासिफाई ना देखो दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ, कुछ ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। ऑर्गेनेलर राइबोसोम कहने से सिर्फ हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को गिन लेते हैं, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम को हम इस तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं कि ये फ्री है या फिर बाउंड है। तो बाउंड होगा तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कौन सा वाला इजी पड़ता है आप वैसे लिख लो। आप चाहो तो ऑर्गेनेलर राइबोसोम में कुछ इस तरीके से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए बात वही बोली है मैंने, समझे। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम फ्री हो सकता है या बाउंड हो सकता है। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं इनका काम होता है सिंथेसिस ऑफ नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन, एंड व्हेन इट इज बाउंड टू ER इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन।
ठीक है, ये आप समझ गए। मतलब क्या है, सिक्रेटरी प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट, वो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करते होंगे। और नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, उसे हम नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं। क्योंकि हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया पहले कि इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, तो हमें ये मालूम चल गया कि इसका फंक्शन एक ही फंक्शन है, function of ribosome, and that function is protein synthesis. इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आपको मिलेगा 80S प्रकार का, ऑर्गेनिलर राइबोसोम आपको मिलेगा 70S प्रकार का। हाँ, एक और चीज, पॉलीराइबोसोम का एक और नाम होता है, उसे अर्गोसोम भी कहते हैं। अर्गोसोम, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे राइबोसोम के बारे में जो आपने आज की क्लास में पढ़ा, उसका डिस्कवरी, उसके टाइप्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसके अलावा उसके डायमेंशंस जो हमने लिखे, एंड ये आरआरएनए कौन सा होता है, प्रोटीन कौन सा होता है। देखो इसमें 21 प्रोटीन है, यहाँ पर 31 प्रोटीन है, it has 33 protein and it has about 45 protein, 16, 23 and 5 sRNA है, 18, 28, 5 and 5.8 sRNA मिलता है। That is all about the structure of ribosomes.